Good morning students, welcome to online class. So students, in today's class we will discuss about Hindu undivided family, that is joint Hindu family. In our previous class we have discussed about sole proprietorship. Now in the forms of private business organization we will discuss Hindu undivided family or joint Hindu family. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप सभी इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि हिंदू की जो फैमिलीज़ होती थी पहले वो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। मतलब क्या, माता पिता, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी बीवियां, उनके बच्चे सब साथ में रहते थे। वो क्या होती है, वो जॉइंट फैमिली होती है कि जब माँ बाप, मान लीजिए उनके सपोज़ 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे सब एक ही फैमिली में रह रहे हैं, दैट इज़ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली सिंपली हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और हो सकता है उनके पेरेंट्स साथ रहते हो, तो दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली का बिजनेस होता था, उस बिजनेस के कंटेक्स्ट में हमें बताता है क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या जॉइंट हिंदू फैमिली है, अगर इसमें बिजनेस होता है तो उसके क्या नॉर्म्स होते हैं एंड क्या प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बिजनेस कैरी आउट करते हैं वो इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस रहता है, मतलब पैतृक बिजनेस। अगर उनके कपड़ा बनाने का काम है तो उनका कपड़ा बनाने का काम क्या, उनकी कई पुश्तों से चला आ रहा है, उनके दादा परदादा ने किया, उनके दादा ने किया, वो कर रहे हैं। तो ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंसान इनहेरेंट करता है, एंसेस्ट्रल मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली है उसको हम क्या, उसके उत्तराधिकारी हम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उसी तरीके से जब जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस होता है तो वो उस बिजनेस का मेंबर, वो पर्सन जो उस घर में पैदा हुआ है, जिसने उस घर में जन्म लिया है, वो उसका मेंबर ऑटोमेटिक बन जाता है और उस बिजनेस को वो ऑटोमेटिक इनहेरेंट कर लेता है। इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस नहीं साइन करना है, कोई पार्टनरशिप नहीं साइन करनी है। जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस होता है वो किसके अंडर आता है, किसमें, हमारे हिंदू सक्सेशन लॉ। हिंदू सक्सेशन लॉ मतलब जो भी आप इनहेरिटेंस से बिजनेस के जुड़ी चीज़ें होंगी, जो भी इसके लॉज होंगे या इसमें कोई डिस्प्यूट होगा वो सॉल्व करने के लिए हम इस लॉ को कंसिडरेट करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि हिंदू जो जॉइंट फैमिली का ये बिजनेस है, अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहला क्या, पहला तो ये है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली की वो क्या है कि आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कि आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी, जो आपके पूर्वजों से चला आ रहा है, आपके पहले आपके परदादा के पास था, फिर दादा के पास था, फिर आपके फादर के पास था, वो अब आपके पास आ चुका है। ठीक है। सेकंड कंडीशन है मिनिमम 2 मेंबर्स should be in family। फैमिली में क्या, 2 मेल मेंबर रहने ज़रूरी हैं। मिनिमम 2 मेल मेंबर, मिनिमम 2 मेल मेंबर रहने ज़रूरी हैं। ठीक है। ये दोनों हमारी क्या कंडीशंस है, किसकी, जॉइंट हिंदू फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास और आपके घर में क्या, 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। नाउ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरेंट बाय मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब तो काफ़ी लॉज आ गए हैं जिसमें ये हो गया है कि वुमेन को भी या फिर घर की लड़कियों को भी प्रॉपर्टी का हक है, लेकिन अभी ये हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ चल रहा है। इसमें क्या है, जो मेल मेंबर है
वो क्या करेगा, वो इनहेरेंट करेगा क्या, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इनहेरेंट करेगा कौन, मेल मेंबर। The member who shares the ancestral property and who are entitled to get a share in the profit of joint Hindu family are known as co-parceners। जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी किसके पास, जॉइंट हिंदू फैमिली के पास, उसे मेल मेंबर्स इनहेरेंट करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो भी मेल मेंबर्स को डिवाइड होगा, और जो इन प्रॉफिट को पाने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, co-parceners। Okay, now we will be discussing the features of joint Hindu family. Okay, the first one is formation। फॉर्मेशन का सिंपली है कि आपके पास 2 मेल मेंबर होने चाहिए आपकी फैमिली में, आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और ये किसके द्वारा रूल होता है, ये पूरा हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली का जो ये बिजनेस है, इट इज़ रूल्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ये रूल होगा, इसमें जो लॉज हैं उससे ये गवर्न होंगे, और 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए हमारी फैमिली में, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी सिंपली किसकी होती है, कर्ता की होती है। नाउ हु इज कर्ता, कर्ता जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर है। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो कौन होगा, वो कर्ता होगा, और कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। जो हमारा कर्ता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और सारे जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो इसका क्या मतलब है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है मतलब तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। फॉर पेइंग डेब्ट, जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया, आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, या फिर आप करता हैं, तो आपका क्या, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, वो लोग ये सारी चीज़ें बेच के आपसे पैसे ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी होने पे कोई भी क्या, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा को अपना डेब्ट पूरा करने के लिए, अपना कर्जा भरने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, आपके पास, अगर आपने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस में, मैं नहीं भर सकता पैसे, तो क्या वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी है मतलब कि आपको किसी तरीके से भी लोन भरना है, और लिमिटेड है तो नहीं है, या फिर आपका कोई सीनियर है या फिर आपका कोई और मेंबर है, उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर भी क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अगर उसके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको अपना डेब्ट पे करना पड़ेगा, अपने पैसे भरने पड़ेंगे, चाहे उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से ही पैसे भरने पड़ें। नाउ द थर्ड वन इज कंट्रोल। कंट्रोल किसका होता है इसके बिजनेस पे, तो जो हमारा कर्ता है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली का, वो क्या होता है, वो सारे कंट्रोल उसके हाथ में होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेगा, कोई और मेंबर डिसीजंस नहीं लेगा। इसीलिए क्या, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। क्यों,
क्योंकि सारे डिसीजंस उसके होंगे। कोई भी घर का अदर मेंबर या अदर मेल मेंबर जो है वो डिसीजंस नहीं लेगा। बिजनेस भी क्या हमारा कर्ता कंट्रोल करेगा। और मान लीजिए हमारा बिजनेस है तो अगर बाहर वाले से हमें कुछ डीलिंग करनी है या फिर हमें उनके साथ ज्वाइंट होना है या हमें उनसे कोई बिजनेस मर्जर करना है तो कर्ता ही ये सारे मर्जर्स करेगा, फैमिली के और मेंबर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा कर्ता है वो क्या एल्डेस्ट है और वो क्या वो बिजनेस का जो है कर्ता धर्ता जिसको कहते हैं वो बिजनेस का हेड है। कर्ता हमारा क्या है? बिजनेस का हेड है। तो कर्ता ही हमारे सारे डिसीजंस लेगा, सारा कंट्रोल करेगा बिजनेस पे। और अगर किसी आउटसाइडर से उसे कोई मर्जर करना है या कोई बिजनेस करना है तो वो कर्ता अपने नाम से करेगा, अपने नेम के अंडर करेगा। माइनर्स की फोर्थ वन इज, अब माइनर्स का क्या होता है? माइनर्स मतलब जो 18 साल से नीचे के लोग हैं वो जब जॉइंट हिंदू फैमिली में बर्थ लेते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक क्या उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, उस बिज़नेस की मेंबरशिप मिल जाती है। मेंबरशिप उन्हें जाके कहीं अलग से नहीं लेनी है। अगर वो उस घर में पैदा हो गए तो उनको उस बिज़नेस की और उस जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की उन्हें जो है मेंबरशिप मिल जाती है। आई होप स्टूडेंट जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टूड होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट हिंदू फैमिली हम सब ने देखी होगी कि आप लोग के खुद के घर में भी हो सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली हो जिसमें सारे जो है भाई साथ में रहते हैं और वो बिज़नेस साथ में कैरी आउट करते हैं। और उसका हेड कौन होता है? कर्ता होता है, जो बिजनेस हेड होता है, एल्डेस्ट सन होता है उस घर का। और ये क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। और क्या इसमें 2 मेंबर्स मेल मेंबर्स रहने कंपलसरी हैं। प्लस इसमें और क्या होना चाहिए? इसमें क्या आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है ये भी क्या है? एक प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसमें क्या पार्टनरशिप होती है। पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सों में बटा होना। तो ये जो बिजनेस है इसको चलाने वाले क्या हिस्सों में बटे होते हैं। पार्टनरशिप सिंपली मतलब होता है कि एक ही बिजनेस के 2 से या 1 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। किसी भी बिजनेस के जब 1 से ज़्यादा किसी भी बिज़नेस के जब 1 से ज़्यादा ओनर हो या 1 से ज़्यादा लोग उस बिज़नेस को हैंडल कर रहे हो तो वो किसके अंडर में आता है? पार्टनरशिप के अंडर में आता है। पार्टनरशिप जो है सिंपली स्मॉल और लार्ज स्केल सभी जो है बिजनेस फॉर्म्स में की जाती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी पार्टनरशिप में होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है वो भी पार्टनरशिप में होती हैं। तो ये जो बिज़नेस का फॉर्म है वो आप हर जगह देख सकते हैं। पार्टनरशिप लोग क्यों करते हैं? जैसे कि हमने सोल प्रोपराइटरशिप में देखा था कि एक सिंगल मेंबर है जो सारे काम कर रहा है, उसको क्या मैनेजमेंट भी करना है, उसके पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, उसको सामान भी लाना, सामान भी बेचना, उसको सारी एक्टिविटीज़ को खुद ही हैंडल करना है। बट इन पार्टनरशिप इट इज़ डिफरेंट। सोल प्रोपराइटरशिप की जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी, जो भी लिमिटेशंस थी, वो सब क्या पार्टनरशिप में मिट जाती है। कैसे? पार्टनरशिप में जब आपके पास 1 से ज़्यादा लोग रहेंगे, आप 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, तो आप कोई मैनेजरियल वर्क देख सकता है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट देख सकता है, कोई एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देख सकता है और कोई जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख सकता है। ये सारी चीज़ें क्या आप अपने काम को क्या करोगे? बांट दोगे। आप अपने काम को डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में बांटोगे और अपने पार्टनर्स को असाइन कर दोगे। यही होता है पार्टनरशिप। Partnerships is the relation between 2 or more person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। क्या करते हैं कि बिजनेस में जब 2 से या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और वो क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं, उन्हें बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो बांटते हैं। दैट इज़ पार्टनरशिप। क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 और मोर देन 2 क्या करते हैं? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो क्या ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो कैपिटल लगना है ये कैपिटल भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस में आ रहे हो तो क्या सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करोगे? आप प्रॉफिट के तभी हकदार बनोगे जब आप कैपिटल लगाओगे। कैपिटल क्या है? आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जो भी पूंजी लगती है, जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं, दैट इज़ कैपिटल। तो आपको मेंबर बनने के लिए किसी भी बिजनेस का उसमें कैपिटल लगाना कंपलसरी है। तो आप उसमें क्या पाएंगे? आप उसमें प्रॉफिट के हकदार होंगे। वन मोर डेफिनेशन इज देयर, पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। अगेन कि लोग क्या एक साथ काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, क्या प्राइवेट गेन के लिए। प्राइवेट गेन क्या है? प्रॉफिट, पैसे। पैसे के लिए इंसान क्या करता है? वो बिजनेस करता है। तो अगर उसे गेन नहीं होगा तो वो क्यों करेगा? तो प्राइवेट गेन उसका क्या है? प्रॉफिट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ पार्टनरशिप फर्म इज अ ग्रुप ऑफ मैन हु हैव जॉइंट कैपिटल और सर्विस फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम एंटरप्राइजेस। उन्होंने क्या ज्वाइन किया? ग्रुप ऑफ मेन है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने एक फर्म या एंटरप्राइज को ज्वाइन किया है। वो गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं और उससे क्या प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। पार्टनरशिप हैज़ 2 or more members, each of whom is responsible for the partnership. Each of the partner may bind the other for debts of the partnership. अब क्या पार्टनरशिप क्या है? 2 लोगों का भागीदारी है, 2 लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर क्या कैपिटल भी लगाना होगा, गेन भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, बट रिस्क जो होगा रिस्क भी आपको उसमें बियर करना पड़ेगा दोनों को। हम आगे चल के और ज़्यादा टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी बहुत तरीके की होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। First of all is formation. Now what is formation? Formation कैसे होता है पार्टनरशिप का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ये गवर्न होता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इसी लॉ के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन आपको क्या, जो भी पार्टनर्स साथ में बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, लीगल डीड साइन करनी होती हैं कि हम दोनों ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, हम इतने कैपिटल लगा रहे हैं, मुझे इतना गेन चाहिए, कौन कौन मैनेजमेंट देखेगा, किसकी क्या लायबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट या उस डीड में लिखी होती हैं। तो पार्टनरशिप शुरू करने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होता है। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए करना होता है कि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। आगे चल के बिजनेस में प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए शुरू में ही सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर लिया जाता है कि इतना कैपिटल लग रहा है, इतना इसमें गेन है और लायबिलिटीज़ का क्या होगा। तो पार्टनरशिप किससे रूल होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अगेन अगर कोई 2 लोग चैरिटेबल पर्पस के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए साथ में आते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो वो इसके अंडर नहीं आता। इसी तरीके से अगर कोई रॉबरी करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए ये अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो भी इसके अंडर नहीं आता। नाउ द सेकेंड वन इज जितने भी मेंबर्स होंगे जो पार्टनरशिप में हिस्सा होंगे उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर डेब्ट को नहीं पे किया जा सक रहा है, आपको ऐसे आपके
बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ बेच के, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी कर्ज़ा चुकाया जा सकता है। तो जितने भी मेंबर्स होंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपने जिस हिसाब से कैपिटल दिया हो, किसी ने 40% दिया है तो उसकी लायबिलिटी 40% है, कि कोई किसी का 20% है तो उसकी लायबिलिटी 20% है, फिर अगेन किसी का 40% है तो उसकी लायबिलिटी 40% है। लेकिन इन सब की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्यों? अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके ऊपर कर्ज़ा चढ़ता है और आप वो कर्ज़ा नहीं पे कर पा रहे हो, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के आपको कर्ज़ा निकालना पड़ेगा। नाउ द थर्ड इज रिस्क बियरिंग। नाउ व्हाट इज रिस्क बियरिंग? रिस्क के बारे में तो हमने पढ़ लिया था पहले ही कि जो भी अनसर्टानिटीज़ हैं, तो जैसे हमारा क्या लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सारे मेंबर्स को वो लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, उसी तरीके से रिस्क भी सारे मेंबर्स को बियर करना पड़ेगा। जो भी उस पार्टनरशिप के मेंबर्स होंगे उनको रिस्क बियर करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी, कैलामिटीज़ आएंगी, अनसर्टेन सिचुएशंस आएंगी, वो उन्हें बियर करना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। अगेन जिस हिसाब से आपने अपनी डीड में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर कि आप इतने इतने रेशियो में जो है कैपिटल लगा रहे हो और इसी रेशियो में आप रिस्क भी बियर करोगे, तो आपको उस हिसाब से ही रिस्क बियर करना होगा। अगर आप जो है स्पेसिफाइड नहीं किया है आपने कि आप इन पोर्शन में या इस परसेंटेज में रिस्क बियर करोगे, तो सबका जो रिस्क बियरिंग होगा वो बराबर होगा, इक्वली डिवाइड होगा। अगर आपने मेंशन किया अपनी डीड में तब तो ठीक है, वेल एंड गुड, उस हिसाब से आपकी रिस्क बियरिंग होगी। लेकिन अगर इसमें मेंशन नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इक्वली डिवाइड करना होगा, अपने रिस्क को इक्वली बांटना होगा। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कौन लेगा पार्टनरशिप में? ये बहुत ही सिंपल बात है कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो सब डिसीजन लेने में उनका हाथ होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई मैनेजरियल वर्क के लिए डिसीजन ले रहा है, कोई सेल्स के लिए ले रहा है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए ले रहा है, कोई मार्केटिंग के लिए ले रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो हो सकता है उस फील्ड में अपना डिसीजन ले। लेकिन डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या, आपके सारे पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूटी। बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कैसे चलेगा? अगर कोई एक पर्सन है, 3 लोगों की पार्टनरशिप है, एक या तो मर जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, वो मर जा रहा है या फिर रिटायर हो जा रहा है, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? बिज़नेस तब भी एग्जिस्ट करेगा अगर बाकी दोनों पार्टनर चाहते हैं कि उनका बिज़नेस एग्जिस्ट करे, उनका बिज़नेस चलता रहे, तो वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू कर सकते हैं। अब जो पहले जो उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा था, अब से वो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर मर गया है या फिर रिटायर हो गया, तो उससे बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने हिस्से का गेन लेगा और वो चला जाएगा। और बाकी जो बचे हुए पार्टनर है, अगर उनको इच्छा है तो वो बिज़नेस बंद भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें इच्छा है बिज़नेस चलाने की तो वो बिज़नेस ऑफ कोर्स चला भी सकते हैं। नाउ द 6th इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। जनरली तो एक से ज़्यादा है तो भी वो पार्टनरशिप हो सकती है, बट हमारे यहाँ कुछ लॉ भी हैं इसके रिगार्डिंग। लेट्स रीड दैट। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म आर 2, दो तो है ही कि मिनिमम आपके पास 2 मेंबर्स होने चाहिए, एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 is 100 subject to the number prescribed by the government. At present, as per Rule 10 of the as per Rule 10 of Companies Act 2014, the maximum number prescribed by government is 50. क्या मिनिमम कितने होने चाहिए? 2।
ठीक है। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट जो 2030 में था, जो 2013 का जो हमारा कंपनीज एक्ट था, उसमें क्या गवर्नमेंट ने जो है कहा था 100 हैं, लेकिन बाद में इसको वो किया गया और ज़्यादा रेक्टिफाई करके क्या कर दिया गया, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2014 था वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया 50 कि मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 50 हो। पहले 2013 तक क्या 100 प्रिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे 50 2014 में 50 प्रिस्क्राइब किया। नाउ द 7th इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। Now what is mutual relation agency? Every partner is the owner as well as agent of the firm and agent of other partners. क्या है, कोई भी पार्टनर जो है वो क्या एजेंट ऑफ द फर्म है और अदर पार्टनर्स का भी एजेंट है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक गया दूसरे से बातचीत करने कुछ बिजनेस के रिलेटेड, तो वो हमारे बिजनेस का भी एजेंट है और ये इन दोनों पार्टनर की तरफ से भी गया है, उन दोनों के बिहाफ पे भी गया है। तो अगर 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर क्या मैनेजीरियल वर्क देख रहा है, वो डे टू डे काम देख रहा है, तो वो क्या वो फर्म के लिए तो काम कर ही रहा है, उन दोनों के बिहाफ पे भी काम कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने हिस्से के लिए काम कर रहा है, या वो किसी से बात करने गया है तो जो उसका परसेंटेज है वो सिर्फ उसके लिए करने गया, नहीं, वो क्या वो अपने सारे पार्टनर्स की तरफ से बात करने गया है और वो अपने फर्म के बिहाफ पे बात करने गया है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर। एक पार्टनर क्या करता है, उससे दूसरे पार्टनर्स भी इफेक्ट होते हैं। अगर वो किसी और के साथ जो है जाके मीटिंग कर रहा है तो दूसरे पार्टनर्स को भी इससे प्रभाव पड़ेगा। अगर वो कहीं पे पार्टनरशिप कर रहा है तो वो इंसान मान के चलेगा क्या कि जो तो उसके 2 और पार्टनर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर। हर पार्टनर क्या वो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, मैनेजीरियल जो वर्क है वो करेगा और क्या आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाई एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो बाकी 2 जो उसके मेंबर्स हैं, बाकी 2 जो उसके पार्टनर्स हैं, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्टनर और बाई एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ एक्टिंग बिहाफ ऑफ अदर। कोई एक भी, जैसे 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर्स क्या हैं वो क्या बोलते हैं कि कम आते हैं, ज़्यादा वर्क नहीं देखते, वो सिर्फ कैपिटल पैसे लगाते हैं और क्या करते हैं खाली गेन लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, और एक जो है वो सारा वर्क देख रहा है। ऐसे भी चलता है। और ऐसे क्या तीनों के तीनों मैनेजीरियल वर्क भी देख रहे हैं, सारा वर्क देख रहे हैं, सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो लेकिन कोई एक मेंबर, एक पार्टनर जो भी करता है वो आउटसाइडर ये मानेगा कि बाकी दोनों पार्टनर की भी उसमें इच्छा है। क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी है, उनकी लोग भले 3 हैं लेकिन कंपनी एक है। तो जो भी उनके डिसीजंस होंगे, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो भी उनके मर्जर्स होंगे, जो भी उनके मर्जर जो उनके टूट जाएंगे या मर्जर्स उनके क्या डिसमर्जर हो जाएंगे या टूट जाएंगे, वो सब भी क्या बिजनेस के होंगे, उन पार्टनर के नहीं होंगे। तो वो पार्टनर क्या बिजनेस के 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। तो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव कुछ करता है तो बाकी दोनों भी उससे इफेक्ट होंगे, उसका प्रभाव बाकी दोनों पे भी पड़ेगा। तो हमारा जो ये पार्टनरशिप है ये क्या, ये अपने जो पार्टनर्स हैं इन पे डिपेंडेंट होता है। हम फर्दर क्लास में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।